कबीर चेयर से उठता है और जाने लगता है। जाते जाते वो दरवाजे के पास रुकता है और पलट के रणवीर से कहता है, मुझे पता है तुम आरुषि को बहुत पसंद करते हो। वो खूबसूरत है, जो भी देखती है उसे पसंद कर लेती है। पर आरुषि किसी को पसंद नहीं करती है, सिर्फ एक इंसान को छोड़ के, अंशी के बाप को। कोई नहीं जानता है अंशी का बाप कौन है, पर वो आरुषि को इतना पसंद है कि उसने सबके खिलाफ जाके उसके प्यार की निशानी को पैदा किया। अगर कभी वो वापस आया तो आरुषि को एक पल भी नहीं लगेगा उसे तुमको छोड़ने में। इतना कहकर कबीर वहां से चला जाता है। रणवीर कबीर की कही बातों पर ध्यान नहीं देता है, पर यह सवाल उसके मन में था। वो गहरी सोच में डूबा होता है कि तभी आनंद केबिन में एंटर करता है। वो रणवीर से पूछता है, सर एक बात समझ नहीं आई, आज आपने खुद मिस्टर खन्ना से मिलने का कैसे सोचा? आपने अपनी असली पहचान आज से पहले कभी नहीं बताई थी। कभी कभी दुश्मन को अपनी असली पहचान बतानी जरूरी होती है, ताकि कुछ भी करने से पहले उसके मन में एक डर पैदा हो कि वो किससे पंगा ले रहा है। पर सर, अगर ये बात आरुषि मैडम को पता चल गई तो आपको नहीं लगता है कि आपकी असलियत उन्हें आपसे ही पता चलनी चाहिए? किसी और से पता चलेगा तो उन्हें बुरा लगेगा, जैसे आपको उनकी बेटी के बारे में किसी और से पता चला था तो आपको बुरा लगा था। डोंट वरी, उसे ये बात मुझसे ही पता चलेगी। कबीर ये बेवकूफ़ी नहीं करेगा, और अगर कोशिश भी करेगा कहने की तो आरुषि उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेगी। ये बात तो है सर, पर आपको नहीं लगता कि समय आ गया है कि आप उनको अपनी असलियत बता दें? वो भी तो अब आपसे प्यार करती हैं, अब उनका हक बनता है जानने का। तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी कुछ बातों के जवाब चाहिए आरुषि से, और फिर मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगा। रणवीर ने मुस्कुरा के आनंद से कहा। उसके बाद रणवीर टेबल पर पड़ी कुछ फाइल लेता है और आनंद से लैपटॉप बैग के साथ उन्हें गाड़ी में रखवाने के लिए बोलता है। आनंद फाइल लेके वहां से चला जाता है। रणवीर अपना फोन निकाल के आरुषि को टेक्स्ट करने वाला होता है तो देखता है कि आरुषि का टेक्स्ट आया होता है, गोइंग टू जयपुर अर्जेंटली, कुछ काम आ गया, एयरपोर्ट पर हूँ, 5:15 की फ्लाइट है। रणवीर घड़ी में टाइम देखता है तो 5:30 बज रहे होते हैं। वो आरुषि को कॉल करता है, बट कॉल नहीं लगता है। वो समझ जाता है कि आरुषि की फ्लाइट टेक ऑफ हो रही है शायद। वो उदास मन से उठता है, चेयर से अपना ब्लेजर उठा के पहनता है और निकल जाता है। सरिता अपने प्लान के मुताबिक वीरेंद्र मल्होत्रा से मिलने उनके घर जाती है। दोनों लॉन की चेयर पर बैठे होते हैं। एक नौकर चाय की ट्रे लाके टेबल पर रखता है। वीरेंद्र मल्होत्रा केटल उठा के कप में चाय डालने लगते हैं और सरिता से कहते हैं, आज इतने सालों बाद इधर कैसे आना हुआ? फिर से कोई साजिश रचने का इरादा है क्या? कितने साल हो गए मल्होत्रा साहब, आपकी तंज कसने वाली आदत गई नहीं अब तक। आदतें कभी कहाँ बदलती हैं? तुमने क्या साजिश रचना छोड़ दी? अब तुम्हारी महत्वाकांक्षा नहीं बची क्या? जवानी के दिनों में सबकी बहुत सी महत्वाकांक्षाएं होती है मल्होत्रा साहब, पर बच्चों के होने के बाद सब अपने सपने भूलकर उनके सपने पूरे करने में लग जाते हैं। ये बात तो अब आप भी समझते होंगे, आप भी एक बाप है। तुम मुझे यहाँ ये याद दिलाने तो नहीं आई होगी कि मैं बाप हूँ किसी का। सीधे मुद्दे पर आओ, किस लिए आई हो? अब और क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? वीरेंद्र मल्होत्रा और सरिता की बातों से ये लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से और काफी अच्छे से जानते हैं। थोड़ी देर की इधर उधर की बात और तानों के बाद वीरेंद्र मल्होत्रा ने सरिता से सीधे सीधे उसके आने का कारण पूछ लिया, जिस पर सरिता ने मुस्कुराते हुए चाय की चुस्की लेते हुए कहा, मल्होत्रा साहब, अब आपकी उम्र हो गई है। ढलती उम्र के साथ इंसान को थोड़ा ठहराव भी रखना चाहिए। ये गुस्सा और तेवर शरीर पर बुरा असर डाल सकते हैं। आपने पूछ लिया है तो बता दूं, मैं यहाँ आपके बेटे रणवीर के बारे में बात करने आई हूँ। सरिता के मुंह से रणवीर का नाम सुनते ही वीरेंद्र मल्होत्रा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। वो सरिता की चालाकी और मतलबीपन को बहुत अच्छे से जानते हैं। वो सरिता को डांटते हुए कहते हैं, सरिता, मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि अगर तुम्हारी बुरी नजर भी मेरे बेटे के आसपास पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं। मेरे बेटे का इस्तेमाल करने की सोचना भी मत, बता देता हूँ। रिलैक्स करिए मल्होत्रा साहब, मुझे आपके बेटे से कोई लेना देना नहीं है, पर आपका बेटा मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। और आप जानते हैं मुझे, अगर मैं कुछ पाना चाहूँ तो पा के रहती हूँ, और अगर उसमें कोई भी रुकावट बने तो मैं उसे भी नहीं छोड़ती हूँ। विशाली नागिन यही कहा था ना आपने मुझे? तो मल्होत्रा साहब अपने सपोले को कहिए इस नागिन से दूर रहे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। क्या रणवीर तुम्हारे रास्ते की रुकावट बन रहा है? भला वो कैसे? वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है।
तुम साफ साफ बोलोगी हुआ क्या है? आपको पता है, आपके बेटे ने अपने एक एम्प्लॉय के कहने पर वर्मा इंडस्ट्रीज की नई कंपनी वर्मा टेक्सटाइल में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी मालकिन वर्मा जी की बेटी है। बिजनेस में रणवीर जो भी करता है उसमें मैं दखल अंदाजी नहीं करता हूँ। अगर उसको प्रॉफिट दिखा तो उसने इन्वेस्ट किया होगा, इसमें परेशानी की क्या बात है? और तुम्हें इस बात से क्या प्रॉब्लम है? वर्मा इंडस्ट्री का अगर फायदा हो रहा है तो वो तुम्हारा भी फायदा ही तो है। वीरेंद्र मल्होत्रा का जवाब सुन के सरिता को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो वीरेंद्र से कहती है कि उसका फायदा तब होगा जब उसकी बेटी कंपनी की मालकिन बने, ना कि जेपी वर्मा की पहली पत्नी की बेटी। और उसकी बेटी को मालिक बनने से रणवीर रोक रहा है। वो जेपी वर्मा की बड़ी बेटी को हर तरफ से सपोर्ट दे रहा है, इन्वेस्टर से बात करके, ऑर्डर दिलवा के, हर तरफ से, वो भी किसी मामूली से वर्कर के कहने पर। उस लड़की ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी कबीर खन्ना से भी दुश्मनी ले ली है और मल्होत्रा इंडस्ट्री के 30% शेयर्स को भी विड्रॉ कर लिया है। वो अपना और उसका दोनों का नुकसान कर रहा है। भला किसी मामूली से एम्प्लॉय के लिए कोई अपना पैसा, अपना बिजनेस और नाम दांव पर लगाता है क्या? सरिता की ये बातें सुनकर वीरेंद्र मल्होत्रा के चेहरे का भाव गंभीर हो जाता है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। रणवीर इतना गैर जिम्मेदार नहीं है। वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं करेगा। और किसी एम्प्लॉय के लिए भला वो ऐसा क्यों करेगा? क्या नाम है उस एम्प्लॉय का? रणवीर मल्होत्रा। मैंने उस वर्कर का नाम पूछा है, मेरे बेटे का नाम मुझे पता है। मैं उसी वर्कर का नाम बता रही हूँ। इत्तेफाक से उसका नाम भी वही है और इसलिए मैं आपके पास आई हूँ, ये पता करने कि क्या कनेक्शन है आप लोगों का। क्यों आपका बेटा उसे बहुत फेवर कर रहा है? कहीं वो भी आपकी अय्याशी का नतीजा तो नहीं है? आपका अपना बेटा किसी और से? सरिता, जबान संभाल के बोलो। तुम किसके सामने बात कर रही हो? तुम शायद भूल गई हो, तुम्हारी जबान बहुत चलती है। मेरी जबान काबू में ही है। अभी मैंने जबान खोली कहा है, खोल दी तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे मल्होत्रा साहब। सरिता के इतना कहने पर ही वीरेंद्र मल्होत्रा गुस्से से सरिता पर चीख उठता है। सरिता भी गुस्से से वीरेंद्र मल्होत्रा को घूरती है। वीरेंद्र मल्होत्रा उसे फालतू की बकवास बंद करने को कहते हैं। दोनों के बीच में काफी कहासुनी और बहस हो रही होती है कि इसी बीच रणवीर की गाड़ी बंगले के अंदर घुसती है। गाड़ी को देख के वीरेंद्र मल्होत्रा और सरिता अचानक से रुकते हैं। रणवीर जैसे ही गाड़ी से निकल के वीरेंद्र मल्होत्रा को हेलो करने वाला होता है, उसकी नजर सरिता पर पड़ती है। रणवीर सरिता को अपने घर देख के शॉक्ड हो जाता है। सरिता रणवीर को देख के चौंक जाती है कि एक मामूली सा वर्कर इतनी महंगी गाड़ी में मल्होत्रा मेंशन में क्या कर रहा है। सरिता वही के वही जम जाती है। उसके चेहरे का भाव भी बदल जाता है। रणवीर भी सरिता को अपने घर में देखकर शॉक होकर वही खड़ा रह जाता है। आखिर सरिता को वीरेंद्र मल्होत्रा का ऐसा कौन सा राज पता था जिसके दम उसने वीरेंद्र मल्होत्रा को धमकी दी? क्या वीरेंद्र मल्होत्रा को सरिता की बात माननी पड़ेगी? क्या रणवीर को पता चल पाएगा कि सरिता और वीरेंद्र मल्होत्रा के कनेक्शन के बारे में? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ पारवी फ्रीक्वेंसी पर।